हेलो चैंपियन, स्वागत है आप सबका स्टडी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। प्यारे बच्चों, कल आपकी क्लास चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन रास्ते में ही जो है क्लास रह गई क्योंकि इंटरनेट बहुत ही गंदा चल रहा था बच्चों। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे सब मैथ का क्लास जो है क्यों नहीं चल पा रहा है। तो मैथ वाले सर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। वो किसी इंपॉर्टेंट काम से जो है शहर से बाहर है बच्चों, जिसकी वजह से जो है इनकी क्लास अभी अगले 5 दिनों तक डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। सर नोट्स के लिए कितने रुपए लगेंगे? अभी हमारा प्रीमियम ऐप आया नहीं है जहां पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, तो फिलहाल अभी तो हम लोग आपको कोई भी ऐसा प्राइस बता नहीं सकते हैं। बाकी हमारे फ्री वाले ऐप में इंस्टाग्राम पे जितना भी सब कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चिंता वाली बात नहीं है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये पार्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था आपको, जनतंत्र का जन्म। आप एक कोइंसिडेंस देख रहे बच्चों, हमने जनतंत्र का जन्म पढ़ा, जनतंत्र का जन्म हमने पढ़ा चैप्टर, और उसके अगले दिन ही भारत देश में एक बहुत बड़ी जनतांत्रिक जीत हुई बच्चों, जिसके लिए बहुत सारे यूथ जो है और बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे कि हमारी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि इस्तीफा हो, और लोकतंत्र में जो है लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों के पास ही सारा पावर होता है। जनतंत्र और लोकतंत्र एक ही बात हुई। तो जनतंत्र में जो है लोगों की बात सुनी जाती है, और इस कहानी में, इस पाठ में हम आपको पढ़ाए थे कि जनता से ताकतवर कोई नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक क्यों ना हो, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जो हम आम पब्लिक हैं, इन सबसे बड़ा कोई नहीं है। तो जब ये जैसे ही हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था, उसके अगले दिन ही जो है बच्चों ये जो एक जनतांत्रिक जीत हुई थी पूरे देश में। चलिए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं बच्चों। बोध और अभ्यास का पहला सवाल लेंगे, और ये सवाल आपके जो है परीक्षा में 2 साल पूछा भी गया है, 2012 और 14 में। सवाल क्या है कि कवि दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करना है। घर घर नाद क्या था बच्चों? घर घर नाद जो है आगमन की घोषणा है। किसके आगमन की? लोगों के, जनतंत्र के आने की घोषणा है कि अब लोगों का शासन आने वाला है। अब जो है आप सिंहासन को खाली कर दीजिए। उसी को, उस जो आवाज थी बच्चों, वो किस चीज की आवाज थी? जनतंत्र के आने का संकेत था। तो लिखेंगे कि कवि दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद सदियों की गुलामी के बाद जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र के आगमन की घोषणा है। ये जो घर घर नाद चल रहा है ना, ये बता रहा है कि अब लोकतंत्र आ चुका है, अब राजशाही खत्म हो चुकी, अंग्रेजों की जो है शासन व्यवस्था खत्म हो चुकी। यह जनता के जागृत होने और उसके शक्ति के उदय और सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है कि जनता से शक्तिशाली कोई नहीं है। यह वह आवाज है जो बताती है कि अब राजशाही या विदेशी शासन का समय समाप्त हो गया है और जनता स्वयं शासन की बागडोर संभालने आ रही है। ठीक है, हमने बताया था कि ये कविता आपको भी बहुत ज्यादा प्रेरणा देगी, और मिला भी बच्चों। ठीक है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो सर सबसे ज्यादा डेंजरस आंदोलन हुआ है। कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है बच्चों? आंदोलन पे भी हम लोगों ने बात किया था बच्चों। जिन बच्चों ने भी इसकी क्लास नहीं करी है ना, जब हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे, उसका क्लास जिन बच्चों ने नहीं करा वो जरूर जाकर कीजिएगा। अगला सवाल है कि कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में किया गया है कि बहुत ही ज्यादा शोषित हो चुकी है। शोषण रूपी जो चीजें हैं उसको एकदम चूस लिया गया है। शोषण रूपी सांप उसके बॉडी को चूस चुके हैं, जनता के बॉडी को, फिर भी उसने उफ तक नहीं किया है। वो सदियों से जो है गुलामी को सहती आ रही है। कभी विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर शासन किया, फिर राजाओं ने हमारे ऊपर शासन किया। हमारे भारत देश में ही कई सारे 500 550 से ज्यादा रियासतें थी, उनके राजाओं ने जो है आम जनता पर शासन किया। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है शोषण किया जनता का। तो कवि दिनकर भी जो है इसी चीज की रूपरेखा तो खींचते हैं कि जनता जो है बिल्कुल शोषित हो चुकी है, एकदम कमजोर जो है पड़ चुकी है, और उसको जो है शोषण रूपी सांप उसका रक्त चूस चूस कर जो है उसको निष्क्रिय बना चुके हैं। तो लिखेंगे कि कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन मिट्टी की बनी अबोध मूर्तें, मतलब भोली भाली मूर्तें, आवाज तक नहीं उठा पाती हैं, उनके रूप में करता है। वह उन्हें ऐसा बताता है जो सदियों से जाड़े पाले यानी कि कष्टों के कसक को चुपचाप सहती रही हैं। कवि कहता है कि जब उनके अंग अंग में शोषण रूपी सांप लगे थे,
तब भी उन्होंने कभी मुंह खोलकर अपना दर्द नहीं कहा। यह वर्णन जनता की असीम सहनशीलता, भोलेपन और सदियों से चली आ रही पीड़ा को दर्शाता है, उनके शोषण को दर्शाता है। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों है? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद भी करता है, उनका प्रतिवाद भी यहाँ पर कवि करते हैं। ठीक है, और क्या कहकर करते हैं इसका जवाब देना। तो लिखेंगे कि कवि के अनुसार राजनेता और सत्ता में बैठे लोगों की दृष्टि में जनता जो है फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। किनकी? राजनेता और सत्ता में बैठे लोगों, मतलब जो अंग्रेजी सरकार है या जो भी राजा हैं, उनकी नजर में जनता क्या है? एक दूधमुही बच्ची है जिसको बहलाया फुसलाया जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, जिन्हें आसानी से बहलाया जा सकता है। कवि उनका प्रतिवाद यह कहकर करता है कि लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो वृकुटी चढ़ाती है। अर्थात जब जनता क्रोधित होकर अपनी भौवें चढ़ाती है, गुस्सा होती है जनता, तो जनता के जब क्रोधित होने से जो है क्या होता है? भूट मतलब भवंडल उड़ते हैं, भवंडल आ जाता है, मतलब तूफान बड़ा से बड़ा आ जाता है, तो और भूकंप आ जाता है और बवंडर उठते हैं, यानी सत्ता पलट जाती है। जनता की हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है और समय भी उसकी इच्छा के अनुसार मुड़ता है। तो समय आपकी इच्छा के अनुसार मुड़ता है कि नहीं, बताइए जरा। कहेंगे कि बिल्कुल सर, समय हमारी इच्छा के अनुसार ही तो मुड़ता है। जनता जो चाहती है, जनता जिस हिसाब से चाहती है उस हिसाब से समय को मोड़ती है। आप अगर जाति पाति के हिसाब से वोट देते हैं तो आप किसको जिता रहे होते हैं? आप उस नेता को जिता रहे होते हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाला है, उसे डेवलपमेंट से, उसे विकास से ज्यादा अपने जाति की चिंता है कि नहीं? हमारे भारत देश में यही हो रहा है बच्चों, कई बार हम आपको बता चुके हैं और आपको समझाते भी रहते हैं, आप सबको समझाते रहते हैं कि हमेशा जाति पाति के चक्कर में मत पड़े रहिए। और ये जो जीत मिली हुई है, इसमें जितने भी यूथ थे बच्चों, उन्होंने भी जाति पाति को नहीं देखा, जाति धर्म को नहीं देखा। बच्चों यदि हम लोग जाति धर्म और जाति पाति को इस तरीके से देखते रहेंगे ना, इसी चीजों में उलझे रहेंगे, तो हमारा भारत देश कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा बच्चों। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? और यह सवाल 2015 और 16 में भी पूछा जा चुका है और आपकी किताब का यह चौथा सवाल है बच्चों। तो लिखेंगे कि कवि जनता के स्वप्न का चित्र अजेय और अंधकार को चीरकर आने वाले प्रकाश के रूप में खींचता है। वो कहते हैं कि सदियों, शताब्दियों और हजारों वर्षों का अंधकार अब जो है बीत चुका है, आकाश की खिड़कियां दहकते हुए प्रकाश से खुल गई हैं। यह कोई और नहीं, यह कोई और नहीं बल्कि जनता के अजेय सपने हैं जो अंधकार के सीने को चीरकर जो है प्रकट हो रहे हैं। चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, जनता यदि ठान ले तो उजाला होकर रहता है। चाहे आपको जंतर मंतर पे 20 दिन बैठना पड़े, 25 दिन बैठना पड़े, 50 दिन बैठना पड़े, लेकिन बदलाव आकर रहता है। और अभी तो 1 महीने के अंदर यहां पर बदलाव देखने को मिल गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों? विराट जनतंत्र का स्वप्न का अर्थ क्या हुआ बच्चा? विराट जनतंत्र के स्वरूप का क्या अर्थ हुआ कि जो भारत की 33 करोड़ उस समय की जनसंख्या, जो 33 करोड़ जनसंख्या है, यही तो विराट जनतंत्र का स्वरूप है कि पूरी दुनिया में हम लोग का जो लोकतांत्रिक देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा जनतंत्र भारत में देखने को मिल रहा है। तो इसी का अर्थ हुआ विराट जनतंत्र बच्चों। ठीक है, सवाल क्या है कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। उसके बाद आगे पूछ रहा है कि कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? कवि जो है जनता के ऊपर जो है मुकुट रखने की बात करते हैं, जनता के सिर के ऊपर मुकुट रखने की बात करते हैं। तो लिखेंगे इसका आंसर कि विराट जनतंत्र का स्वरूप ऐसा लोकतंत्र है जहां सत्ता किसी एक राजा या वर्ग के हाथ में नहीं होती, बल्कि पूरे देश की 33 करोड़ जो उस समय की तत्कालीन जनसंख्या थी, आम जनता ही स्वयं राजा होती है। कवि 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है क्योंकि पूछा गया कि क्यों? क्योंकि अब किसी राजा का नहीं बल्कि प्रजा का अभिषेक होने वाला है और यह प्रतीक है कि भारत में अब जनता ही सर्वोपरि है। भारत में अब जो सत्ता चलेगी वो किसकी चलेगी? जनता की चलेगी। बच्चों आओ अगला सवाल देखते हैं। बच्चों अगला सवाल देखना, ये आपकी किताब का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे?
सवाल देखिए, ये आपकी किताब का सवाल है और पूछा गया 2011, 17, 2020 और 21 में बच्चों। तो लगातार जो है आप कह सकते हैं कि गैप दिया गया है 11 के बाद, उसके बाद ठीक ठाक रेंज में पूछ दिया है सवाल। तो इसका जवाब लिखेंगे, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता वे आम लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जो देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, और ये आज के देवता सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे होते हैं, मजदूर के रूप में तो कभी खेतों में काम करते किसान, तो कभी खलिहानों में जो है मेहनत करते लोग। कहने का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पर श्रम की शक्ति को दिखाया था, मेहनत की शक्ति को दिखाया था कि हर वो व्यक्ति जो अपने मेहनत से देश को सींचता है, हर वो व्यक्ति जो अपने जो है ताकत से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, वह किसान, वह मजदूर जो है इस देश का रियल भगवान है। ठीक है, इस कविता में यही कहा गया है। अगला सवाल देखना बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करना है, और यह अभी तक पूछा नहीं गया बच्चों। तो कविता का मूल भाव क्या है बच्चों? कविता का मूल भाव यह बता रहा है कि जनता कितनी शक्तिशाली होती है, चाहे उसका शोषण आप जितना टाइम तक कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन जनता जिस दिन जाग गई, जिस दिन जनता की आंखें खुल गई, ब्रिकेटी उसने चढ़ा लिया, अपनी भौवें चढ़ा ली घुसा के, तो फिर जो है आप उसके सामने नहीं टिक पाइएगा और सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इस कविता का मूल भाव है जनता की शक्ति को दिखाना, जनता के पावर को दिखाना। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि जनतंत्र का जन्म कविता का मूल भाव सदियों की गुलामी के बाद भारतीय जनता की जागृति, उसकी असीम शक्ति और भारत में लोकतंत्र की स्थापना का जयघोष है। कवि यह बताता है कि अब सत्ता का केंद्र राजा या शासक नहीं, बल्कि यहाँ की आम जनता है। यह कविता श्रम की गरिमा, आम आदमी के महत्व और जनता की संप्रभुता को दिखाती है, साथ ही उन राजनेताओं पर व्यंग करती है जो जनता को कमजोर समझते हैं। तो ये कविता पूरी तरीके से जो है जनता की ताकत को दिखाती है, जैसा कि हमने आपको पाठ में भी पढ़ाया था बच्चों। आ जाओ बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि व्याख्या करना है बच्चों। 2012 और 2024 में सवाल पूछा है। व्याख्या में क्या है? सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इसका अर्थ क्या था बच्चों? कि सदियों की जो ठंडी बुझी राख का अर्थ क्या है? कि यहाँ की जनता ने सदियों से चुपचाप, एकदम जो है चुपचाप जो है शोषण को सहा है, कष्ट को सहा है, अत्याचार को सहा है, लेकिन वह जो है वो जो मिट्टी थी अब सोने का ताज पहन इठलाती है। मतलब यहाँ की जो जनता है, अब ये जो है यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होने वाला है। हमने बताया था कि आजादी के वक्त यह कविता लिखी गई थी, तो अब यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है और अब यहाँ पर जनता मालिक है, सारी चीजें जनता के एक वोट से होने वाली है। तो पूरी तरीके से ताकत जो है जनता के पास है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र के जन्म से ली गई हैं। इनमें पराधीनता के बाद जनता के जागरण और लोकतंत्र की स्थापना का चित्र है। कवि कहते हैं कि जो जनता सदियों से सोई हुई थी, अब उसमें फिर से चेतना जाग उठी है। पहले जो आम और उपेक्षित थी, वही जनता जिसको जो है बहुत ज्यादा जो है जिस पे अत्याचार किया गया, अब वही जनता सत्ता यानी कि सोने का ताज की अधिकारी बन गई है। यह लोकतंत्र में जनता की शक्ति और गरिमा को दर्शाता है कि लोकतंत्र जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बच्चों कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से तेज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही उड़ता है। कहने का मतलब है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब जो है जनता जब जो है हुंकार भरती है, अपने अंदर ताकत भरती है, एकजुट होती है, एकता ले आती है, तो चाहे कितना भी बड़ा महल का राजा क्यों ना हो, वो महल जो है मिट्टी में मिल जाता है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। मतलब जब लोग एकजुट हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है। जो राजा का सिंहासन है वो भी जो है डोलने लगता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जनता में समय में उतनी कहाँ ताकत है कि वो जनता की राह को रोकेगा। वह जिधर चाहती है, जनता जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। वो जिसको चाहेगी उसको जो है जिताएगी, जिसको चाहेगी उसको पावर दे देगी। ये है जनता की असली पावर बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म से ली गई हैं, जिनमें जनता की शक्ति और उसकी क्रांतिकारी क्षमता का
चित्रण है। कवि कहते हैं कि जब संगठित जनता हुंकार भरती है तो राजमहलों की नींव भी हिल जाती है और राजाओं की सत्ता ताश की तरह उखड़ जाती है। समय भी जनता की इच्छा के आगे झुक जाता है और यह पंक्तियां जनता की अजेय शक्ति और लोकतंत्र की शक्ति को दर्शाता है कि भैया जनता से पावरफुल कुछ भी नहीं है। प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखना क्या है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों? यह सवाल 2014 में पूछा है बच्चों। हमने जस्ट आपको बताया कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। सीधा बात है, यहाँ पर देवता किसको बताया गया है? किसान को। यहाँ पर देवता किसको बताया गया है? किसान को। और साथ ही आगे क्या कहते हैं? आगे इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही पूछा है कि किस देवता की बात की जा रही है। तो खेतों खलिहानों से यहाँ के किसान को जो है देवता बनाया गया है कि किसान अपने मेहनत से, अपने श्रम से, अपने परिश्रम से अनाज उगाता है जिससे इस पूरे देश का पेट भरता है, इसलिए वो रियल देवता है। तो लिखेंगे कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि श्रमशील किसानों और मजदूरों को देवता कहते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में असली मूल्य मंदिरों, महलों या दिखावटी पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि मेहनत और उत्पादन में है। ठीक है, किसान और मजदूर ही धरती को सींचते हैं, अन्न उगाते हैं, निर्माण कार्य करते हैं और समाज का पोषण करते हैं, इस देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति देश और समाज के लिए वास्तविक श्रम करता है वही सच्चा देवता है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जो भी व्यक्ति देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्पण कर रहा है, अपना परिश्रम बेच रहा है, अपना जो है एफर्ट डाल रहा है, अपनी मेहनत को जो है दे रहा है, वह व्यक्ति क्या है? देवता के समान है।